श्रोता द्वारा साझा किए गए स्रोतों का स्वागत है। आज का विषय रसायन विज्ञान से है और हम आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के एक रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आवर्त सारणी केमिस्ट्री की दुनिया का नक्शा है, लेकिन इस नक्शे में कुछ अजीब बातें हैं। क्यों कुछ तत्वों को ठीक बीच में एक बड़े ब्लॉक में रखा गया है और क्यों दो पूरी पंक्तियों को नक्शे से बाहर निकालकर नीचे रख दिया गया है, जैसे वे कोई फुटनोट हो। तो आज हम इन्हीं बीच वाले और बाहर रखे गए तत्वों के रहस्य को सुलझाएंगे। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक और आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है और इसका जवाब इन तत्वों के बिल्कुल अंदर उनके इलेक्ट्रॉनिक बनावट में छिपा है। ये तत्व सिर्फ अपनी जगह की वजह से खास नहीं है, बल्कि इसलिए खास है क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। और यही वो चीज़ है जो इन्हें ऐसे खास केमिकल और फिजिकल गुण देती है जो इन्हें बाकी तत्वों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। तो चलिए इस नक्शे के बीच वाले हिस्से से शुरू करते हैं। डी ब्लॉक तत्व, जिन्हें हम संक्रमण धातु यानी ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, ये समूह 3 से 12 तक फैले हुए हैं। क्या चीज इन्हें संक्रमण बनाती है? देखिए, इनकी सबसे बड़ी पहचान, इनका जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि इनके परमाणु या आयन में एक अधूरा डी उपकोष होता है। अधूरा डी उपकोष? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि इनके पास इलेक्ट्रॉनों के लिए एक कमरा है जो ना तो खाली है और ना ही पूरी तरह से भरा हुआ है। और यही अधूरापन इन्हें रासायनिक रूप से बहुत लचीला और दिलचस्प बनाता है। इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। हाँ, इनकी 4 श्रेणियां हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। पर इनकी सबसे हैरान करने वाली बात जो बार बार सामने आई वो है इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाने की क्षमता। सुनने में बहुत जटिल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे सोचिए कि इन तत्वों के पास 2 जेबें हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन है। एक बाहरी ns जेब और एक उससे ठीक अंदर वाली n-1 d जेब। और कमाल की बात यह है कि दोनों जेबों तक पहुंचना लगभग एक बराबर आसान है, क्योंकि उनकी ऊर्जा में ज्यादा फर्क नहीं है। इसीलिए जब ये किसी रासायनिक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं तो ये कभी एक जेब से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो कभी दोनों जेबों से मिलाकर 3-4 या उससे भी ज्यादा। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि ये जरूरत के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं? कभी +2 वाला चेहरा दिखाते हैं तो कभी +4 वाला। बिल्कुल, यही वजह है कि ये केमिकल रिएक्शंस में बहुत लचीले होते हैं। मैंगनीज जैसा तत्व तो +2 से लेकर +7 तक 7 अलग-अलग चेहरे दिखा सकता है। ये गुण उन्हें S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्वों के बीच एक शानदार पुल बनाता है। और इसी लचीलेपन का एक नतीजा ये भी है कि ये अक्सर रंगीन यौगिक बनाते हैं। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया की खूबसूरती का राज है। हाँ, ये तत्व सिर्फ धातु नहीं, बल्कि प्रकृति के पेंट बॉक्स हैं। जब हम माणिक यानी रूबी का गहरा लाल रंग देखते हैं तो वो क्रोमियम की वजह से है। नीलम का नीला रंग लोहे और टाइटेनियम के कारण है। ये सभी डी ब्लॉक के सदस्य हैं। इनकी यही रंग बदलने की क्षमता इन्हें सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि औद्योगिक रूप से बेशकीमती बनाती है। और सिर्फ रंग ही नहीं, इन स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ये बेहतरीन उत्प्रेरक होते हैं। मतलब ये रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज कर देते हैं बिना खुद इस्तेमाल हुए। ये उनका सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक उपयोग है। दुनिया को खिलाने वाले उर्वरक जिस प्रक्रिया से बनते हैं, हेबर-बॉश प्रोसेस, उसमें आयरन एक उत्प्रेरक का काम करता है। हमारी गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं को कम करने वाले कैटालिटिक कन्वर्टर्स में प्लैटिनम और रोडियम जैसे डी ब्लॉक तत्व होते हैं। ये सचमुच हमारी आधुनिक दुनिया के गुमनाम हीरो हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व सिर्फ आवर्त सारणी के बीच में नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन के भी केंद्र में हैं। लेकिन अब उन तत्वों की बात करते हैं जिन्हें इस पुल से भी अलग एक अलग ही दुनिया में रखा गया है। वो 2 पंक्तियां जो टेबल के नीचे बैठी हैं, एफ ब्लॉक तत्व। आखिर उनकी कहानी क्या है? उन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? आंतरिक शब्द का मतलब है और भी अंदर। अगर डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश से एक कदम अंदर यानी n-1d में भर रहे थे, हाँ। तो F ब्लॉक में वे 2 कदम अंदर n-2f में भरते हैं। इसे ऐसे सोचिए कि परमाणु एक घर है, ns उसका बरामदा है, n-1d उसके अंदर का कमरा है और n-2f वो उस कमरे के अंदर बना एक गुप्त तहखाना है।
इलेक्ट्रॉन अब उस गुप्त तहखाने में भरे जा रहे हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है इसे समझने का। तो हम परमाणुओं के और भी गहरे राज खोल रहे हैं। इस F ब्लॉक में 2 पंक्तियां हैं। पहली है लैंथेनॉइड श्रेणी। इनके बारे में एक बहुत मजेदार बात मैंने पढ़ी। इन्हें दुर्लभ मृता तत्व कहा जाता है, लेकिन ये नाम ही एक धोखा है। हाँ, ये केमिस्ट्री के सबसे बड़े मिथकों में से एक है। जब इन्हें 19वीं सेंचुरी में खोजा गया था तो ये अजीब दिखने वाले खनिजों से मिले थे जो उस समय दुर्लभ लगते थे, इसलिए ये नाम पड़ गया। लेकिन हकीकत में सीरियम जैसा लैंथेनॉइड तत्व तो पृथ्वी की पपड़ी में तांबे से भी ज्यादा पाया जाता है। ये दुर्लभ बिल्कुल नहीं है। सिवाय एक किर। सही कहा ना? स्रोतों के मुताबिक प्रोमेथियम जो रेडियोधर्मी है और प्रकृति में लगभग नहीं पाया जाता। तो अगर ये दुर्लभ नहीं है तो इनकी क्या खासियत है? इनकी सबसे बड़ी खासियत और चुनौती दोनों एक ही है। ये रासायनिक रूप से एक दूसरे के जुड़वा भाई जैसे हैं। डी ब्लॉक तत्वों के विपरीत जो कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, लैंथेनॉइड लगभग हमेशा एक ही स्थिर अवस्था दिखाते हैं, +3। इस वजह से ये बहुत अनुमानित होते हैं, लेकिन इसी वजह से इन्हें एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल होता है। और यहीं पर एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, लैंथेनॉइड संकुचन। ये क्या भला है? यह एक बहुत ही अनोखी घटना है। जैसे जैसे हम इस श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ने से उसका खिंचाव बढ़ता है। आमतौर पर नए इलेक्ट्रॉन इस खिंचाव को बाहर वालों तक पहुंचने से रोकते हैं, एक ढाल की तरह। लेकिन f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो उस गुप्त तहखाने में है, वे बहुत ही खराब ढाल होते हैं। मतलब वे एक बहुत ही पतले जालीदार कपड़े की तरह हैं। बिल्कुल सही। इसे ऐसे समझिए कि नाभिक एक शक्तिशाली चुंबक है और बाहरी इलेक्ट्रॉन लोहे के छोटे छोटे कण। बीच में आने वाले 4f इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही पतले जालीदार कपड़े की तरह हैं। वे चुंबक की खींचने की ताकत को ज्यादा रोक नहीं पाते। नतीजा, चुंबक बाहरी कणों को और जोर से अपनी ओर खींचता है, जिससे पूरी श्रेणी में परमाणु धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है। इसी को लैंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। वाह, तो मतलब परमाणु का आकार एक सीधी रेखा में नहीं बदलता। इसका असर तो आगे के सारे तत्वों पर पड़ता होगा। लेकिन लैंथेनॉइड आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? आज ये हाईटेक दुनिया की रीढ़ है। आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन को चमकीले रंग देने वाले फॉस्फोर में, इलेक्ट्रिक कारों और हेडफोन में लगने वाले सुपर शक्तिशाली चुंबकों में जैसे नियोडीमियम और लेजर बनाने में हर जगह इन्हीं लैंथेनॉइड का इस्तेमाल होता है। ये अब दुर्लभ नहीं बल्कि अपरिहार्य बन गए हैं। बहुत खूब। अब उस दूसरी और आखिरी पंक्ति पर आते हैं जो लैंथेनॉइड के ठीक नीचे है, एक्टिनॉइड्स। ये थोरियम से लॉरेंसियम तक जाते हैं। यहाँ क्या अलग है? यहाँ सब कुछ अलग है। अगर लैंथेनॉइड जुड़वा भाइयों का एक शांत परिवार है, तो एक्टिनॉइड बाघियों का एक खतरनाक और अस्थिर गिरोह है। और इसका सबसे बड़ा कारण है, एक्टिनॉइड श्रेणी के सभी तत्व रेडियोधर्मी हैं। उनमें से एक भी स्थिर नहीं है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब ये सभी तत्व अपने आप टूटकर ऊर्जा निकालते रहते हैं। हाँ, स्रोतों में लिखा है कि यूरेनियम के बाद वाले तो प्रकृति में पाए भी नहीं जाते, उन्हें प्रयोगशालाओं में बनाया गया है। हाँ, उन्हें ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं और उनकी रेडियोधर्मिता के कारण उनका रसायन विज्ञान लैंथेनॉइड से कहीं ज्यादा जटिल और विविध है। जहां लैंथेनॉइड ज्यादातर +3 अवस्था दिखाते हैं, वहीं एक्टिनॉइड +3 से लेकर +7 तक कई अवस्थाएं दिखा सकते हैं। मतलब डी ब्लॉक तत्वों से भी ज्यादा मनमौजी। बिल्कुल, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी जेबें मतलब 5f, 6d और 7s ऑर्बिटल्स ऊर्जा के मामले में एक दूसरे के इतने करीब हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से एक से दूसरे में कूद सकते हैं। ऊर्जा का ये मामूली सा अंतर उन्हें रासायनिक रूप से बेहद सक्रिय और अप्रत्याशित बना देता है। और क्या इनमें भी संकुचन होता है? हाँ, इनमें एक्टिनॉइड संकुचन होता है और ये लैंथेनॉइड संकुचन से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि 5f इलेक्ट्रॉन 4f वालों से भी बदतर ढाल होते हैं। वे नाभिक के आवेश को और भी कम रोक पाते हैं, जिससे परमाणु और भी तेजी से सिकुड़ता है। और इनकी रेडियोधर्मिता का मतलब है कि इनका अध्ययन करना भी बहुत मुश्किल होगा। बहुत ज्यादा। इनमें से कई तत्व तो इतने अस्थिर होते हैं कि वे बनने के कुछ माइक्रोसेकंड बाद ही गायब हो जाते हैं। उन्हें बनाना और स्टडी करना किसी भूत को पकड़ने जैसा है। लेकिन यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे तत्वों ने हमें परमाणु ऊर्जा और दुर्भाग्य से परमाणु हथियार भी दिए हैं, जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब अगर हम इन सबको एक साथ देखें, डी ब्लॉक, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड,
इनमें कुछ समानताएं हैं, जैसे ये सभी धातु हैं, रंगीन आयन बनाते हैं और चुंबकीय गुण दिखाते हैं। लेकिन जो चीज इन्हें सच में परिभाषित करती है वो है इनके बीच के अंतर। बिल्कुल। अगर हमें इन्हें समझना है तो 3 मुख्य अंतरों पर ध्यान देना होगा। पहला है इलेक्ट्रॉन का पता। डी ब्लॉक में आखिरी इलेक्ट्रॉन अंदर के कमरे यानी n-1d में जाता है। एफ ब्लॉक में वो गुप्त तहखाने यानी n-2f में जाता है। दूसरा अंतर है इनका रासायनिक व्यक्तित्व। डी ब्लॉक वाले लचीले और बहुमुखी हैं, कई चेहरे दिखाते हैं। लैंथेनॉइड शांत और अनुमानित हैं, लगभग हमेशा एक ही +3 वाला चेहरा दिखाते हैं। और एक्टिनॉइड्स, वे जटिल, अस्थिर और रेडियोधर्मी बागी हैं। और तीसरा और आखिरी अंतर है दुनिया में उनकी भूमिका। डी ब्लॉक हमारी इंडस्ट्री के मेहनती मजदूर हैं, उत्प्रेरक, स्टील, अलॉय। लैंथेनॉइड्स हमारी हाईटेक दुनिया के विशेषज्ञ हैं, स्मार्टफोन, मैग्नेट, लेजर। और एक्टिनॉइड्स ऊर्जा और शक्ति के स्रोत हैं, परमाणु रिएक्टर और हथियार। तो आज हमने आवर्त सारणी के नक्शे के उन अजीब हिस्सों के रहस्य को सुलझा लिया। हमने डी ब्लॉक के बहुमुखी पुल बनाने वाले तत्वों को समझा और फिर एफ ब्लॉक के फुटनोट में छिपे 2 बिल्कुल अलग परिवारों से मिले, लैंथेनॉइड का अनुमानित और हाईटेक परिवार और एक्टिनॉइड का रेडियोधर्मी और जटिल परिवार। अंत में श्रोता के लिए एक विचार। स्रोतों में बताया गया है कि संक्रमण तत्वों का गुण एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच एक पुल का काम करता है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये डी ब्लॉक तत्व न होते, जिनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाने और उत्प्रेरक के रूप में काम करने की अद्वितीय क्षमता है, तो क्या पृथ्वी पर जीवन जैसा जटिल सिस्टम विकसित हो पाता? हमारे खून में हीमोग्लोबिन के केंद्र में आयरन एक डी ब्लॉक तत्व है जो ऑक्सीजन ले जाता है। कई जरूरी एंजाइमों को काम करने के लिए जिंक, कॉपर, मैंगनीज की जरूरत होती है। क्या इन तत्वों के बिना जीवन की रासायनिक मशीनरी चल पाती? यह एक ऐसा सवाल है जो इन तत्वों के महत्व को सिर्फ एक प्रयोगशाला की मेज से उठाकर हमारे अस्तित्व के केंद्र में रख देता है।